शेखर जीवन को केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि आत्मबोध, सत्य की खोज और निरंतर आत्मसंघर्ष की यात्रा मानता है। उसके लिए जीवन का वास्तविक अर्थ परंपराओं का अंधानुकरण नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिंतन, प्रश्नाकुलता और अपने अनुभवों के आधार पर सत्य की खोज में निहित है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ ए मैप के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शेखर एक जीवनी भाग 2। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। 6 दिन के बाद शेखर ने बाहर निकलने का विचार किया ही था कि एक और घटना हुई, जिसने उस बुरे स्वप्न जैसी अवस्था को 3 दिन और बढ़ा दिया। शशि का पत्र आया कि वह बहुत कष्ट में है और मानती है कि शीघ्र उसे जीवन से छुटकारा मिल जाए। क्यों? क्या कष्ट है? कुछ नहीं लिखा था। कल्पना के दानव के लिए यह छोड़ दिया था कि वह उस दुस्वप्न में मनमाने रंग भरे। शेखर सोचता था जेल में जीवन स्थापित हो जाता है, और यह क्या है जो मानो उसे पटक कर उसके गले पर चढ़ बैठा है और कह रहा है, मैं स्थापित? तो देख ले, यह मेरा बोझ और मेरी गति की चोट। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता जीवन, नहीं सहे जाते बंधन। क्यों नहीं सहे जाते? दुर्बल कायर झूठा कहीं का। उसके सामने ही मामूली से मामूली आदमी जीवन की हर देन से वंचित, धन से, कुल से, आत्मियों से, विद्या से वंचित जीवन का सामना करते हुए चले जाते हैं, और वह अभिमानी रोता है कि मैं उसे नहीं सह सकता। कायर दंभी वेदना होती है, संवेदना होती है। संवेदना क्या है? जो जीवन को गहरा नहीं बनाती, धनी नहीं बनाती, जीवन के लिए कृतज्ञ नहीं बनाती। संवेदना की दुहाई देकर जीवन से डरता है आत्मवंचक। पीड़ा और अपमान से जलकर सहसा शेखर उठ बैठा, उन्मत्त सांड की तरह कंधे झुकाकर जीवन के दबाव से टक्कर लेने को तैयार। फूले हुए नथनों से फुंकार की तरह सांस लेता हुआ, पृथ्वी को पैरों से मानो रौंदता हुआ, वह कोठरी से बाहर निकला कि टहलेगा, सबसे मिलेगा और नहीं दिखने देगा कि जीवन उसके लिए स्थगित है, बल्कि दुगनी गति से चल रहा है। बाबा मदन सिंह खड्डी पर दीवार के सहारे बैठे थे। शेखर ने एक बार उनके चेहरे की ओर देखा। उसकी जिह्वा पर आया हुआ प्रश्न वहीं रह गया। बाबा की हालत अच्छी नहीं थी। बाबा उठे नहीं, मुस्कुराए भी नहीं। शेखर ने देखा, जटा और दाढ़ी के बीच अब त्वचा भी सफेद हो गई है। अब केवल आंखें हैं जिनमें रंग है, और आज रंग ही नहीं, आज उनमें दीप्ति है। वे जल रही हैं। तुम आए? इतने दिन कहाँ रहे? मेरा मन ठीक नहीं था। मेरे पड़ोसी को फांसी हो गई। मेरा भी मन ठीक नहीं है शेखर। शरीर तो अब चला ही, मन भी बहुत खराब है। क्यों बाबा? कुछ नहीं, कमजोरी। मैं बाहर के समाचार सुनता पढ़ता हूँ तो विचलित हो जाता हूँ। कैसे समाचार? तुमने चटगांव का हाल पढ़ा है? हाँ। वहां जो गोली वोली चली उसका नहीं, उसके बाद जो हुआ उसका। शेखर ने अखबार में पढ़ा कि वहां काफी सख्ती हो रही है, कई तरह की मनाहियां जारी हुई हैं, और यह भी पढ़ा था कि वहां के समाचार छपने नहीं दिए जाते, तार और चिट्ठियां रोकी जा रही हैं। और तो मैं नहीं जानता शेखर। सुना है कि वहां सैनिक मनमानी कर रहे हैं, गांव के लोगों को पीट पीट कर सलामी कराई जाती है, स्त्रियों पर बलात्कार किया जाता है। और एकाएक बाबा का गला रुंध गया। वे कुछ बोल नहीं सके, आवेश में खड़े हो गए। कहाँ सुना आपने? मुझे चिट्ठी आई है। पर जब खबरें नहीं आती तब चिट्ठी भेजने वाले ने कैसे जाना? जाना नहीं, सुना। तुम यही कहना चाहते हो ना कि ये अफवाहें हैं, वाही करती हैं, झूठी हैं, कोई प्रमाण नहीं है। जब तक पूरा पता ना मिले तब तक कुछ कहना अनुचित है। ऐसी बहुत बातें मैं भी सोच चुका हूँ, पर यह सब धोखा है। मेरा क्रोध इसलिए नहीं कि मेरे पास प्रमाण है, क्रोध इसलिए है कि प्रमाण नहीं है। तुम नहीं समझते हमारी परिस्थिति कितनी भयंकर है, कितनी विवश है कि ऐसे ऐसे संगीन अभियोगों की हम जांच नहीं कर सकते, उसके प्रमाण में या सफाई में ही कुछ पूछताछ नहीं कर सकते, कुछ जान नहीं सकते। ये अभियोग सच्ची हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ये अभियोग लगाए जा रहे हैं और हमारे पास साधन नहीं है कि हम जांच करें। इन साधनों को पाना अधिकार है, और वह अधिकार हमें नहीं मिल रहा। बाबा जंगले के पास आ गए।
भिजी हुई मुट्ठी शेखर की ओर उठाकर उन्होंने कहा, दास्ता, एकदम घृणित परवशता। और किसे कहते हैं? अप्रिय के ज्ञान को नहीं, असत्य में विश्वास को भी नहीं। दास्ता कहते हैं उस अवस्था को जिसमें हम सत्य और असत्य को जानने में असमर्थ हो जाते हैं। दास्ता वह बंधन है, वह मनाही है जो हमारा ज्ञान मांगने का अधिकार छीन लेती है। एकाएक वे रुक गए। यह बात शायद मैं पहले कह चुका हूँ। इसका अनुभव किए मुझे 1 वर्ष हो गया। वे खोखली हंसी हंसे। 1 साल पहले जानी हुई बात आज सत्य बनकर चुपती है और मैं बंधा हुआ हूँ। बाबा की सांस फूल गई थी। 2-3 लंबी सांसें खींच उन्होंने फिर कहा, शेखर, चटगांव हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर कलंक है। यही मेरी समझ में क्रांति का प्रमाण है। उसके लिए चारित्र्य की आवश्यकता है। वह चारित्र्य बनाती है और उससे बड़ी क्या चीज है? हमें चारित्र्य चाहिए तो हमें क्रांति चाहिए। क्रांति? और मैं बंधा हुआ हूँ। बाबा खड्डी पर लौट गए। फीके स्वर में बोले, शेखर तुम जाओ, मेरा मन ठीक नहीं है। मैंने चाहा था तुम मुझे हंसता ही देखो, संसार मुझे हंसता ही देखे, पर ऐसे भी दर्द होते हैं जो अभिमान से भी बड़े हों। यही मैं आज सीख रहा हूँ। आज हुआ कि इतना तीखा दर्द मुझे मिला। जाओ। शेखर चुपचाप सहमा हुआ और रोमांचित अपनी कोठरी में लौट आया। तीसरे दिन शाम को बाबा की हालत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने अस्पताल में ले जाना चाहा, पर बाबा ने कहा, 1 दिन के लिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने अपने जीवन का उत्तम अंश कोठरी में बिताया है। अब सबसे महत्व का दिन कहीं और बिताने नहीं जाऊंगा। कोई और होता तो जबरदस्ती ले जाते। बाबा से जबरदस्ती करने का साहस किसी में नहीं था। डॉक्टर एक वार्डर की ड्यूटी वहां लगवा कर चले गए। एक बार रात में भी आकर देख गए। शेखर को समाचार कोठरी में बंद होने के बाद मिला था। जेल में बाबा का कितना आदर था, यह उसने तभी जाना। उस रात जैसा सन्नाटा उसने जेल में नहीं देखा था। बाबा की बीमारी की खबर कानों कान फैल गई और नंबरदार लोग, सब अच्छा भी, धीमे सहमे से स्वर में पुकार रहे थे। 1 दिन के लिए, सबसे महत्व का दिन सचमुच। शेखर के भीतर प्रार्थना का भाव मढ़ाया। सवेरे कोठरी खाली हो गई। जब कोठरियां खुली तब बाबा का शरीर हटाया जा चुका था। कोठरियां खुलने में देर होती देखकर शेखर ने वार्डर से पूछा, क्या आज कोई फांसी है? क्योंकि ऐसे ही दिनों में खुलने में देरी होती थी। नहीं, वार्डर हिचकिचाकर रुक गया था। तब? और फिर एकाएक भय से प्रकाश पाकर, क्या बाबा? वार्डर बोला नहीं था। शेखर दौड़ा हुआ बाबा की कोठरी की ओर गया, जैसे कोई भक्त भूकंप से ध्वस्त मंदिर की ओर जाता है। कोई कह रहा था, रात में उठ बैठे, घंटा भर रोते रहे, फिर दीवार से सटकर खड़े रहे और फिर आकर लेट गए और बोले, अब चल बस। यह रात की ड्यूटी वाला वार्डर था। शेखर तड़प कर कोठरी के भीतर घुसा। हाँ, उसका अनुमान ठीक था। दीवार पर कांपते अक्षरों में एक नया लेख था। अंतिम सूत्र, अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है, पर दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। बाबा के पैर छूने में शेखर ने अपमान समझा था। उसके लिए अपने को कोसते हुए उसने उस अंतिम सूत्र पर माथा टेक दिया। फिर आंखों में आए हुए 2 बड़े बड़े आंसुओं का निर्लज्ज भाव वार्डरों को दिखाता हुआ कोठरी में चला गया। दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। बेहुदे दिन। मुकदमा समाप्त हो गया था। सफाई की काफी सी तैयारी करने के बाद एकाएक यह परिणाम निकला कि सफाई देना व्यर्थ है। वादी पक्ष कमजोर हो तो प्रतिवाद से लाभ नहीं होता, हानि हो सकती है। केवल विद्या भूषण के लिए कुछ गवाहियां पेश की गई थीं और उन सब के बयान एक ही दिन में हो गए थे, क्योंकि जिरह नहीं की गई थी। वकीलों की तू मैं भी हो गई थी, जिसे बहस कहते हैं। अब मैं फैसला ही सुनाऊंगा, उसकी तारीख फिर तय की जाएगी। अभी आर्जी तौर पर तारीख डाल देता हूँ। और हाकिम ने मुकदमे की अवधि 13 दिन और बढ़ा दी थी। ये दिन बीतते नहीं थे। यह नहीं कि फैसले के बारे में बहुत अधिक चिंता या उत्कंठा थी, पर इस प्रकार आकाश में लटके रहना। मुकदमा समाप्त हो चुका है। फैसले के लिए जो कुछ आधार होता है वह सामने आ चुका है। शायद हाकिम ने मन ही मन फैसला कर भी लिया है। अब केवल जानने की देर है। और इसके लिए 13 दिन बैठ रहना होगा? नहीं, 13 दिन बाद तो यह विदित होगा कि फैसला किस दिन सुनाया जाएगा। अंत में 13वां दिन आया। दोपहर हो गई। अदालत जाने के लिए बुलाहट नहीं आई। शेखर ने समझ लिया, हाकिम ने उन्हें बुलाए बिना तारीख डाल दी होगी। अपने आप पता चल जाएगा।
वह लेटकर सोचने लगा। सोचते सोचते सो गया। बाबूजी, बाबूजी, आपको दफ्तर में बुलाया है। शेखर हड़बड़ाकर उठा। किसने बुलाया है? दारोगा साहब ने। मुलाकात है? नहीं, दफ्तर में बुलाया है, पेशी है। कैसी पेशी? कहकर शेखर वार्डर के साथ चल पड़ा। दफ्तर पहुंचकर मालूम हुआ कि मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। शेखर के बारे में मजिस्ट्रेट की राय है कि उसके विरुद्ध गवाही इतनी दृढ़ नहीं है कि सजा दी जा सके। यद्यपि संदेह बहुत अधिक होता है, किंतु अगर प्रमाण अकाट्य भी होता तो भी शायद जितनी कैद वह भुगत चुका है वह पर्याप्त होती, इसीलिए उसे छोड़ा जाता है। बेजान से स्वर में दारोगा ने कहा। बधाई है, आप अब आजाद हैं। दफ्तर से अपना सामान वगैरह ले लीजिए। और बाकी लोग? पूरा फैसला तो सुनाइए। विद्याभूषण को 1 वर्ष, संतराम और केवलराम को 6-6 महीने। हंसराज रिहा हो गया है। मैं उनसे मिल नहीं सकता? दरोगा जोर से हंसे। आपने सुना नहीं? जेल की यारी क्या होती है? कैदियों से भी कोई मिलता है तो आप नहीं मिलने देंगे? वे अब कैदी हैं। 3 महीने में 1 मुलाकात कर सकते हैं। आप दरख्वास्त दे सकते हैं, पर आप मिलेंगे तो 3 महीने तक वे दूसरी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। शायद इसके लिए वे आपके शुक्रमंद नहीं होंगे। और हंसराज? उसे 1 घंटा पहले रिहा कर दिया गया है। शेखर चुपचाप दफ्तर में चला गया। 10 महीने नष्ट। उदास भाव से शेखर दफ्तर की कार्यवाही समाप्त करने के बाद ड्योढ़ी का फाटक खुलने की प्रतीक्षा में खड़ा था। उसे लेने कोई नहीं आया था। किसी को खबर नहीं थी। वकील को रही होगी, पर वे अभी काम में व्यस्त होंगे। अकेला ही वह बाहर निकलेगा, अकेला और उदास, जीवन के बड़े बड़े 10 महीने नष्ट करके। नष्ट? बाबा मदन सिंह ने 21 वर्ष वहां बिताए थे और उसके जाने के बाद भी लिख गए थे कि दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। इस एक बात को जानने में 10 महीने सफल हो जाते। और उसने बाबा मदन सिंह को जाना था, मोहसिन को जाना था, राम जी को जाना था, स्वयं अपने को जाना था। नष्ट? अकृतज्ञ शेखर। 10 दीर्घ जीवनाक्रांत महीने, बंधनों का अंत, जिज्ञासाओं का अंत, जीवन केवल जीवन, विस्तृत और आबाद जीवन। किंतु जब फाटक खड़खड़ाकर खुलने लगा, बाहर का दृश्य उसके सामने आ गया। ठीक उसी के सामने, बिना सींचों की ओट लिए। तब एकाएक उसे अपनी बातों पर संदेह हो आया। बंधनों का अंत, जिज्ञासा का अंत। शेखर को बहुत पहले पढ़ी हुई कविता की 2 पंक्तियां याद आईं। पीस पीस, सच अ स्मॉल लैम्प illuminates on his highway, so dimly, so few steps in front of my feet. शांति शांति, इस राजमार्ग पर केवल एक छोटा सा दीप आलोकित करता है। इसके फीके प्रकाश से इतने थोड़े से कदम मेरे चरणों के आगे। सभी कुछ जानने को है अभी, सभी कुछ काट गिराने को है। और शशि, सहारे के लिए केवल एक छोटी सी बात। पर बाबा ने लिखा था अंतिम सूत्र, उन्हीं के लिए अंतिम, या मानव मात्र के लिए अंतिम। फाटक उसके पीछे बंद हो गए थे। वह मुक्त था। अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है, पर दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। तृतीय खंड, शशि और शेखर। क्या बाबा मदन सिंह का स्वर है यह, जिसकी गूंज मेरे कानों में है? क्या यह उत्फुल्ल गरिष्ठ स्वर उस वीर का है, जिसकी निबलता भी उसके स्वर से गौरव युक्त हो जाती है? अपने विचारों को इस 4 दीवारी से बाहर मत भटकने दो। अपने सगों का विचार करके तुम उनकी यातना नहीं घटा सकते, न उन्हें कोई सुख पहुंचा सकते हो। उल्टे हर समय उनके क्लेश की याद से तुम अपनी दृढ़ता की नींव खोद रहे हो। क्या यह सच है? नहीं, यह बाबा का स्वर नहीं हो सकता। बाबा का ज्ञान इससे बड़ा था। तब क्या है यह? मेरा अहंकार है। अतीत से मेरी दृढ़ता घटती नहीं, बढ़ती है, क्योंकि जितना ही मैं उसे देखता हूँ उतना ही उसके भीतर की अनिवार्यता को पहचानता हूँ। जानता हूँ कि आज वह भूत इसलिए है कि एक दिन वह भविष्य अवश्यम भवितव्य था। मैं जानता हूँ कि मुझे लड़ना होगा, हमें लड़ते जाना होगा, कि लड़ाई से होने वाले क्लेश के कारण जो जाना, उस क्लेश और अन्याय और महायातना को स्थायी बनाना है जो पहले से मौजूद है। लेकिन वह गंभीर स्वर मुझसे सहमत भी होता, घूम घूम कर सनक उठता है। बंदी, एक दिन आएगा जब तुम आज की इस यातना के गौरव के लिए अपनी दाहिनी बुझा देने को तैयार होगे। इतना बड़ा है यह गौरव। क्यों?
क्या मैं आज भी तैयार नहीं हूँ? क्या मैं आज भी केवल एक भुजा नहीं, अपना सिर भी देने को तैयार नहीं हो? वह स्वर हंसता है। सिर? सिर तो तुम्हारा दे दिया गया, किंतु क्या यह स्वर सच है? क्या यह आत्मरक्षा का एक साधन नहीं है? क्या यह यातना सचमुच गौरव है? क्या यह सचमुच गौरव नहीं होता, जिसकी याद का यत्न ही मुझे ऐसे डरा देता है कि मैं बहाने खोजता हूँ? यदि मैं साधारण मानव ही होता, अखबारों का और हस्ताक्षर मांगने वालों का और सिपाहियों का और साम्राज्य सत्ता का खिलौना न होता, केवल जीने और रहने और मरने की स्पष्टतया अकिंचन परंपरा में प्यार पा और दे लेने वाला कोई, तो क्या सचमुच उसका गौरव कम होता? तुम्हारा जाना भी भवितव्य था या नहीं शशि, मैं नहीं जानता, पर तुम चली तो गई हो और मुझे यह मानने में शर्म नहीं कि तुम न गई होती तो। पर नहीं, परिताप कैसे हो सकता है? तुम ही होती तो परिताप की जरूरत किस बात के लिए होती? फाटक के बाहर खड़ा होकर शेखर कुछ क्षणों के लिए किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया। क्षण भर तो उसे ऐसा लगा मानो वह फिर जेल लौट जाना चाहता है। बाहर आने में उसकी अनिच्छा है। फिर उसने अपने पैरों को बाध्य किया कि वे आगे बढ़ें। एक एक मंजिल लांघता हुआ वह मानो अपने को चलता रखने के लिए अपने को याद दिलाता जाता। यह तुम क्वार्टरों से आगे निकल आए, यह मुर्दा घर पीछे रह गया है, यह लोहार हाथा भी निकल गया, यह बाहर का जंगला है और यह फाटक, और अब तुम सड़क पर हो। वह सड़क का मोड़ है। मोड़ पर वह फिर क्षण भर रुका। फिर अनिश्चय की, अनिच्छा की एक रगड़ उसके हृदय को छीलती चली गई। साथ ही उसने जान लिया कि वह अनिच्छा लौटने की इच्छा नहीं है, वह उधर बढ़ने का डर है जिधर वह जा रहा है। वह कहाँ जाएगा? कॉलेज? स्वप्नवत एक दृश्य उसके आगे दौड़ गया। लड़कों की भीड़ शेखर को घेरे है, कुछ उसे कंधों पर उठाना चाहते हैं और हल्ला हो रहा है, जिंदाबाद शेखर, इंकलाब। और उसके तत्काल बाद दूसरा चित्र, टिकटी पर मोहसिन नंगा बंधा हुआ है और उसके चूतड़ों की चिर्रियों से खून बह रहा है। नहीं, कॉलेज में उसके लिए स्थान नहीं है, और 10 मास बाद क्या उसका नाम खाते पर होगा? डरते डरते उसका मन उधर को बढ़ने लगा जिधर से अनिच्छा का सोता फूटा था। शशि के घर। उस शशि को आशीर्वाद जो आज तक तुम्हारी बहन थी, उस पद से तुम्हें अंतिम बार प्रणाम करती है। क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वह बदल नहीं गई है? क्या वह चली नहीं गई है? क्या शादी के बाद रमा अपने घर चली गई वाली बात उसके लिए भी वैसी ही दुर्निवार सच नहीं हो गई जैसी एक दिन पहले भी शेखर के जीवन में हुई थी? नहीं, यह मेरी नीचता है। और अपने को दिलासा देने के लिए शेखर ने हठात बाबा का वाक्य याद किया। दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। क्या मुझ में विश्वास की कमी है? वह आगे चल पड़ा, लेकिन कदम उठाने की प्रेरणा के साथ ही उसने जान लिया कि वह शशि के घर की ओर नहीं उठ रहा है। वह नहीं समझ सका कि क्यों उसके पैर उसे इस प्रोफेसर के घर ले आए हैं। प्रोफेसर हीथ से उसकी कभी विशेष घनिष्ठता नहीं हुई थी और इस समय कोई कारण नहीं था कि वह उधर आकर्षित हो। प्रोफेसर हीथ अंग्रेज थे और शेखर ने उपन्यासों से ब्रिटिश मध्य वर्ग के आदमी का जो खाका खींचा था वह उन पर बहुत ठीक उतरता था। सामाजिक अलगाव, रूढ़िबद्धता, रीति व्यवहार के कड़े बंधनों के नीचे छिपी हुई शर्मिंदगी सी भावुकता। शेखर ने समझ रखा था कि ये सब बातें प्रोफेसर हीथ में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस समय उनसे मिलने में उसके बिखरे हुए मन को एकाग्र होने के लिए काफी जोर लगाना पड़ेगा। शायद वह उसके लिए असमर्थ होकर बुद्धू बने, पर क्या कहीं इस विवश एकाग्रता के लिए ही तो नहीं वह उधर जा रहा है? एकाग्र होने को बाध्य होना एक सामाजिक लड़ाई के लिए बाध्य होना है, और उसकी डरी हुई आत्मा लड़ाई ही से तो भागना चाहती है। प्रोफेसर साहब उसे सीढ़ियों पर से मिले। उनके चेहरे का पहला विस्मय भाव फौरन ही प्रसन्नता में परिणत हो गया। हेलो शेखर, तुम आ गए? और उसके कुछ कहने से पहले, बिल्कुल बरी हो ना? कोई झंझट बाकी तो नहीं है? हाथ मिलाकर शेखर ने हाथ खींच लिया, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रही। जी हाँ, कोई झंझट बाकी नहीं है, सब कुछ पूर्ववत हो गया है। एक छाया उसके अंतरपट पर दौड़ गई। क्या सचमुच? और शशि? अच्छा, तो तुम भीतर बैठोगे ना? मैं एक क्लास लेने जा रहा हूँ, मुफ्त की झंझट सिरा पड़ी है। चाय तो यहीं पियोगे ना? जरूर मेरे साथ पीना, भीतर बहुत पुस्तकें हैं और चित्र। धन्यवाद, मैं केवल मिलने आया था, फिर मिलूंगा। नहीं, चाय तो तुम्हें पीनी होगी।
शेखर के चेहरे पर विकलता का भाव देखकर, क्या दूसरा काम है? तो फिर चाय के समय पर लौट आना। हाँ, तुम्हारी रिहाई कब हुई थी? शेखर ने धीरे धीरे कहा, रिहा होकर सीधा यहाँ आ रहा हूँ। हैं? सच? तब तो तुम्हें अपने बंधुओं से मिलना होगा। मैं अन्याय कर रहा हूँ, तुम मिलाओ। चाय पर अवश्य आना। प्रोफेसर के साथ उतरता हुआ शेखर एक खोखली मुस्कान लेकर रह गया। नीचे उतरने के बाद जब वे चाय का न्योता दोहराकर चले गए, तब वह मुस्कान हंसी में फूट निकली। बंधुओं से मिलना? शेखर ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी वस्तु खा गया हो। शेखर के चाचा 3 मंजिले पर रहते थे। सीढ़ियां चढ़ने में शेखर को कम आत्मग्लानि नहीं हुई थी और उन तंग सीढ़ियों पर समय इतना लगता था कि आत्मग्लानि की चरम सीमा तक पहुंचा जा सकता था। शेखर का साहस नहीं, साहस की कमी से पैदा हुई बाध्यता ऊपर पहुंचते पहुंचते मुरझा गई थी। बंद किवाड़ की सांकल पर हाथ रखकर वह क्षण भर रुका रहा। मुझमें और इस डाक विभाग के इंस्पेक्टर चाचा में क्या साम्य, क्या संबंध है? शेखर को याद आया, एक बार गर्मियों के दिनों में कॉलेज में वह बहुत बीमार हुआ था तो चचा से समाचार जानकर चाची ने एक तौला इमली भिजवाई थी कि इसका शरबत करके पिए। शेखर यदि मनुष्य न होकर एक बेरंग चिट्ठी होता तो चचा को उसमें अधिक दिलचस्पी हो सकती, वरना शेखर उनकी दुनिया के बाहर की वस्तु था। उसका हाथ कुंडे पर से उठ गया और वह दबे पांव नीचे उतर गया। शशि का घर वहां से दूर, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। पते से शेखर ने ऐसा अनुमान लगाया, पर वहां तो जाना नहीं है। और क्यों शेखर ने शशि की सब चिट्ठियां फाड़ दी थीं? इस समय उनकी कितनी जरूरत थी उसे, उनकी घनिष्ठता की, उनके प्यार की, उनकी समीपता की तो अंतिम प्रणाम कर गई है। उफ, यदि वे पत्र होते तो शेखर फिर खींच ला सकता उस बीती हुई स्थिति को, जैसे पत्र कभी प्यार का स्थान ले सकते हैं। मूर्ख कहीं का। शेखर समय से पहले नहीं पहुंचा था। किवाड़ खटखटाते ही खुल गया और प्रोफेसर हीत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शेखर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। शेखर ने आंख उठाई। परिचय की जरूरत नहीं थी। सामने शेखर का मुकदमा सुनने वाले मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे। मिस्टर बर्नेस ने कहा, रिहाई पर बधाइयाँ। शेखर ने तत्काल उत्तर दिया, फैसले पर आपको भी बधाई। कम से कम फैसले के इस अंश पर। वातावरण कुछ हल्का हो गया। शेखर बैठ गया। इधर उधर की बातें होने लगी। प्रोफेसर हीत ने बताया कि उन्होंने बर्नेस को चाय के लिए निमंत्रित कर लिया था ताकि बातचीत दिलचस्प हो सके और वे परस्पर अपने असली भाव व्यक्त कर सकें। चाय शुरू हुई। बातचीत के सिलसिले में प्रोफेसर ने बर्नेस को बताया कि शेखर लेखक है। क्या लिखते हैं आप? बर्नेस ने प्रश्न शुरू ही किया कि प्रोफेसर ने उत्तर दे दिया, शेखर प्रायः गल्प लिखता है। कभी कुछ? मैंने पहले ही यही सोचा था। शेखर ने कुछ उत्सुक होकर पूछा, क्यों? क्योंकि अदालत में आपकी सफाई का बयान गल्प कथा का बढ़िया नमूना था, कहकर बर्नेस अपने मजाक पर खिलखिलाकर हंस पड़े। मोहसिन के नंगे शरीर और बाबा के अंतिम दिन की आंखें शेखर के आगे नाच गईं। अपना अपमान उसे दुगना तीव्र होकर चुभ गया, पर उसने ढीठ होकर हंसते हुए कहा, आपकी साहित्यिक परख का मैं कायल नहीं हो सकता। मन ही मन निश्चय किया कि वह बदला लेगा। प्रोफेसर हीत ने शायद बात टालने के लिए कहा, शेखर, मैंने सोचा कि तुम दोनों यहाँ होगे तो एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका मिलेगा। प्राय भारत में भारतीयों और अंग्रेजों का संबंध ऐसा रहता है कि हम लोग तकल्लुफ में ही रह जाते हैं। मिस्टर बर्नेस को साहित्य में बहुत रुचि है, शतरंज के भी खिलाड़ी हैं। बर्नेस, कभी शेखर को अपने यहाँ बुलाना। उन्होंने बर्नेस की ओर देखा। वे बोले, अवश्य ही। प्रोफेसर फिर कहने लगे, और शेखर, तुम अवश्य इनके यहाँ जाना। श्रीमती बर्नेस बड़ी सज्जन है और कई दृष्टियों से असाधारण महिला हैं। शेखर को रास्ता दिखा। उसने कुछ खिलकर कहा, मैंने पहले ही यह सोचा था। बर्नेस कुछ चौंके, लेकिन उनके मन का प्रश्न व्यक्त करते हुए प्रोफेसर के मुंह से, क्यों? क्योंकि अदालत में मिस्टर बर्नेस को देखकर मुझे ख्याल आया करता था कि यह व्यक्ति किसी असाधारण स्त्री का पति होगा। संतुष्ट होकर शेखर कुछ पीछे झुककर आराम से बैठ गया। वातावरण में आए हुए हल्के से तनाव को दूर करने की इच्छा से प्रोफेसर ने पैंतरा बदला, शेखर, तुम अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते? शेखर ने कुछ सोचते से स्वर में कहा, अंग्रेजी में?
हाँ, इधर कुछ समय से उधर लोग भारत में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे हैं। यदि भारतीय जीवन के कुछ चित्र कहानी के रूप में अंग्रेजी पाठक के सामने रखे जाएं, तो शायद काफ़ी पसंद किए जाएं। कहते कहते प्रोफेसर ने सहमति के लिए बर्नीस की ओर देखा। ऐसी चीज़ों के लिए अमेरिका में तो काफ़ी मांग है, पर मेरे ख्याल में हम लोग तो बहुत आकर्षित नहीं हैं। निजी तौर पर मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर हम अंग्रेज़ कोई खास पसंद नहीं करते। प्रोफेसर हीथ ने सहमति जताते हुए कहा। हाँ, हमारे लिए भी कोई महत्व नहीं रखती। शेखर ने प्रोफेसर की ओर उन्मुख होकर पूछा, वैसे आपका ख्याल क्या है? यानी निजी तौर पर आपका, क्या आपको भी पसंद आती हैं? हाँ अवश्य, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। शेखर उठ बैठा। तो यूं है बात, ये दोनों ही व्यक्ति किसी वस्तु को चाहते हैं, किंतु फिर भी कहते हैं हमें उसमें दिलचस्पी नहीं है, हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है, हम परवाह नहीं करते। हम जो एक देश हैं, एक राष्ट्र हैं, एक इकाई हैं, हम जो हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा है। उसके दांत घुटकर बंद हो गए। उसकी आंखों में दो अपूर्ण आंसू जलने लगे। किसी तरह दो चार घूंट और पीकर उसने विदा मांगी और बाहर आकर जल्दी से नीचे उतर गया। क्या हमारे देशवासी भी ऐसे कहते हैं? कह सकते हैं, हाय भारत, हाय हम, हाय हम। सड़क पर बत्ती जलने के पहले ही धुंधले चिकने अरुणाले प्रकाश में उसे लगने लगा कि वह व्यर्थ ही उत्तेजित हो गया है। जेल से आने के पहले दिन की उत्तेजना अप्रत्यक्ष मार्गों में प्रकट हो रही है। क्या हमारी भी संस्कृति एक नहीं है? क्या ब्रिटेन से 25 गुने वर्गफल और 10 गुनी आबादी के इस देश में ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक घनीभूत सांस्कृतिक एका नहीं है? और यहाँ भी अकेले व्यक्ति की रुचि और समूह के सम्मान में वैसा भी भेद हो सकता है। मैं इलियट अथवा एजरा पाउंड पसंद कर सकता हूँ, जबकि हमारी रुचि छायावाद की ओर है। व्यर्थ ही हिस्टेरिकल हो रहा हूँ। पर उसका मन नहीं माना। उसे लगा कि वह खींच तान कर अपनी सफाई दे रहा है। बात चाहे वैसी हो, उसकी चेतना हमें नहीं है। अपनी एकता का अभिमान तो क्या, उसका जीता जागता ज्ञान भी हमें नहीं है। वह एक मरा हुआ सत्य है, इसलिए झूठ है। कसक उसके मन में बनी रही। वर्षा में बैठकर भीगता हुआ बंदर अपने भाग्य से कुछ संतुष्ट होने लगे। तभी ऊपर से ओले पड़ने लगे। तब जैसा ओछा वह अपने को अनुभव करता होगा, वैसा ही शेखर उस समय कर रहा था, और किसी भीतरी ग्लानि की गर्दनियों से धिकलता हुआ चला जा रहा था। एकाएक बत्तियां जली। वह ठिठक गया। उसकी आंखें जिस जगह पर टिकी थीं, वहां एक पीतल का बोर्ड लगा हुआ था। शेखर के सामने शशि का घर था। भोगने वाले प्राणी में तथा रचना करने वाले कलाकार में सदा एक अलगाव बना रहता है। जितना ही बड़ा वह अलगाव है, उतना ही बड़ा वह कलाकार होगा। लेकिन क्या मैं कलाकार हूँ? क्या मुझे कलाकार होने की परवाह है, जबकि मैं उस जीवन को जी सकता हूँ कि जो कि तुम्हारे संसर्ग से बना है? अलगाव का मुझे क्यों मोह? तटस्थता से मुझे क्यों प्रेम? जबकि मैं जीवन के एक अणु से भी अलग नहीं होना चाहता, जबकि उसका एक एक अणु तुमसे अनुप्राणित है। कलाकार मुझसे बड़े हैं, हुआ करें। मैं झुका हुआ हूँ, स्तब्ध हूँ, प्रत्यक्षमान हूँ और जानता हूँ कि तुम्हारा वरद हस्त मेरे ऊपर है। शेखर तनिक सा कांप गया, पर कोई आशंका इतनी बड़ी नहीं थी कि एक बार उस द्वार के आगे ही जाने पर शेखर को मोड़ ले जाए। शेखर ने दो बड़े लंबे लंबे श्वास खींचे, जैसे कोई झील में कूदने से पहले खींचता है। उन सांसों के साथ वह जैसे बहुत सी संभावनाओं को एक साथ पी गया, जिसमें एक यह भी थी कि शशि पराई है। पराई ही नहीं, सदा के लिए अपरिचित हो गई, क्योंकि वह परिचय के घेरे से स्वयं निकल गई है। फिर उसने किवाड़ खटखटाने के लिए हाथ उठाया, पर तत्काल ही अनुभव करके कि यहाँ कुछ समय और रुकने का बहाना है, उसने हाथ खींच लिया और सीढ़ियाँ चढ़कर 2 मंजिले पर जा पहुंचा। बैठक में 3-4 कुर्सियां पड़ी थीं। एक पर कोई सूटधारी व्यक्ति बैठा हुआ फल खा रहा था। उसके आगे की तिपाही पर चाय के झूठे बर्तन भी पड़े थे। शेखर के आने के स्वर से उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा और सहसा उसकी आंखों में अपरिचय घना हो आया। शेखर ने उस क्षण में 2 बातें देखी कि सूट अच्छा फिट बैठता है और उस व्यक्ति की भवें बहुत घनी और बीच में मिली हुई हैं। फिर उसने कहा,
मेरा नाम चंद्रशेखर है। आइए आइए, आप कब आए? यह तो बड़ा अच्छा दिन है। वह व्यक्ति जल्दी से उठकर आगे बढ़ा और फिर रुककर बोला, आइए आइए बैठिए ना। शेखर ने कहा कि वाक्य के आरंभ का सहज भाव क्रमशः शिष्टाचार के आवरण में छिप गया है और जैसे वह व्यक्ति भी इसका अनुभव करके ही कुछ बात कर डालना चाह रहा है। शशि से तो अक्सर आपकी ही बातें होती हैं। हम लोग तो वही मिलने आने की सोच रहे थे, पर इधर कुछ यह काम भी बड़ा। सहसा पुकार कर, शशि, यह देखना कौन आए हैं, तुम्हारे भैया। तो यही शशि के पति रामेश्वर हैं। प्रतीक्षा के 2-1 क्षणों के भीतर भीतर के कमरे की ओर से शशि आई। देहरी पर पैर रखते ही उसने पूछा, अरे तुम कैसे आ गए? और ठिठक गई। एक मुस्कुराहट भी नहीं, चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं झलका। पर क्या उन बड़ी बड़ी खुली आंखों का स्निग्ध विस्मय और उस प्रश्न की सहज आत्मीयता झूठी थी? पर किंतु शेखर को निराश होने का समय नहीं मिला। रामेश्वर ने कहा, मैंने तो शशि से कहा भी था कि कम से कम फैसले के दिन तो मिल ही आवे, पर इन्होंने कोई खास उत्साह ही नहीं दिखाया। शेखर ने शशि की ओर पुष्टि के लिए देखा, पर शशि की शून्य दृष्टि में कोई उत्तर नहीं था। फिर मैं भी रह गया। मैं तो कहता हूं कि ऐसे वीर पुरुष के दर्शन करना भी सौभाग्य से ही मिलता है। आप तो त्यागी महात्मा हैं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पर यह मिथ्या प्रशंसा किसके लिए है, उसके या शशि के? उसने छिपी हुई भेदक दृष्टि से रामेश्वर की ओर देखा और स्थिर भाव से शशि की ओर देख रहा था। शशि अब भी चुप रही थी और वैसे ही एक पैर देहरी पर खड़े रखी थी। अरे आप अच्छी बहन हैं, ना नमस्कार ना कुछ, ना बैठने तक को कहा। लाइए ना इनके लिए कुछ चाय वगैरह, लीजिए तब तक फल खाइए। शेखर के कुछ ननुनच करने से पहले ही शशि वहीं से मुड़कर भीतर चली गई और मिनट भर एक प्याला चाय वहीं से तैयार करके ले आई। अरे ऐसे? कुछ हिचकती सी दृष्टि से रामेश्वर ने मेज पर पड़ी हुई केतली, दूधदानी आदि की ओर देखा। शेखर ने जल्दी से कहा, ठीक है ठीक है, असल में मैं चाय पीता भी नहीं हूँ। और बात समाप्त करने के लिए प्याला अपनी ओर खींच लिया। शशि नीचे बिछी हुई चटाई पर बैठकर एक तश्तरी में कुछ फल रख रही थी। रामेश्वर ने कुछ हंसकर कहा, आपकी बहन का स्वभाव विचित्र है। हंसी में कोई सार नहीं था। उसका उद्देश्य केवल यही था कि इस उक्ति को आलोचना न समझा जाए, केवल बोध ही माना जाए। शेखर ने भी कुछ हंसकर कहा, असल में हमारा सारा कुनबा ही विचित्र। शशि ने एक द्रुत तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर अपने काम में लग गई। रामेश्वर ने कृत्रिम विस्मय से कहा, अच्छा? शेखर को लगा कि उसकी मुस्कुराहट में हल्का सा उपहास का भाव है, किंतु क्यों वह नहीं जान सका। शेखर तुरंत कोई नई बात छेड़ना चाह रहा था, पर उसे कुछ सूझा ही नहीं। इस बीच शशि ने फल लाकर उसके आगे रख दिए। उसने पूछना चाहा कि तुम नहीं खाती, पर यह सोचकर कि घर घर का व्यवहार अलग अलग होता है और शायद पति के सामने वह नहीं खाती होगी, उसने तश्तरी अपनी ओर खींच ली और रामेश्वर से पूछा, आप भी लीजिए ना। लीजिए लीजिए, कहकर उसने एक फांक संतरे की उठा ली। आपकी तो हम कुछ खातिर कर ही नहीं रहे और आप तो अभी सीधे छूट कर आ रहे हैं। हाँ, यह तो हमने पूछा ही नहीं कि फैसला क्या कब हुआ। शेखर छूटने के बाद जहां जहां गया था उसका ब्यौरा बता दिया। आप अब ठहरे कहाँ हैं? शेखर ने कुछ हंसकर कहा, अभी ठहरा कहाँ हूँ, अभी तो चल ही चल रहा हूँ। अच्छा, तो आप यहीं रहिए ना, बहन का घर तो अपना घर होता है, आप ज़रूर यहीं रहिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और शशि को तो होगी ही, वह तो अक्सर आपकी बात करती रहती है। शेखर को हल्का सा याद आया कि यह बात दूसरी बार कही जा रही है। उसने शशि की ओर देखा, पर जैसे इस निमंत्रण से तटस्थ थी। रामेश्वर ने शेखर की दृष्टि का अनुसरण करते हुए कहा, आप भी कहिए ना इन्हें कि यहीं रहें, मुझसे तो शायद संकोच करते हैं। शशि ने दृष्टि नीचे किए हुए ही कहा, मैं तो छोटी हूँ। यह उत्तर रामेश्वर को ही नहीं, शेखर को भी कुछ पहेली सा लगा। तो क्या? कुछ कहकर जैसे नहीं सूझ पाकर रामेश्वर ने कहा, आप कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि छोटी बहन के घर कैसे रहा जाए? चलिए। और वह जोर से हंसा। आप इसे होटल ही समझकर दाम चुका दीजिएगा, पर आजकल तो। शेखर ने कहा, नहीं, यह बात तो बिल्कुल नहीं है। फिर वह भी हंसा। नहीं तो मैं इन फलों के दाम निकालूं? यह तो मैंने बिना सब सोचे ही खा लिए हैं। रामेश्वर ठठाकर हंसा, किंतु हंसी के शांत होने के बाद
फिर एक शून्य उत्पन्न हो गया। साथ हंसने के बाद घनिष्ठता नहीं तो कम से कम परिचय के जो हल्के तंतु दो व्यक्तियों के बीच में बन जाने चाहिए, वह जैसे नहीं बने। शिष्टाचार के पैंतरे फिर होने लगे। रामेश्वर ने पूछा, आप भोजन तो करेंगे ना? शशि, भोजन में कितनी देर है? तैयार ही है। नहीं, भोजन तो। वाह, यह कैसे हो सकता है? चाय तो मैं देर से पीता हूँ, इसीलिए आपसे पूछा था। समय तो भोजन का है। आइए, तब तक जरा घुमाएं, लौटकर भोजन करेंगे। जी नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं रही। मेरा भोजन तो हो भी चुका है। यह फल और। चलिए थोड़ा घूम तो आए, लौटने तक भूख लग आएगी, शेखर ने कहा। घूमते घूमते तो थक गया, अब चलता हूँ। जरा कॉलेज से पता लगाऊं कि आगे कैसे क्या होगा। यह सब तो कल हो जाएगा, पर आप थके हैं तो बैठिए, मैं जरा क्लब तक हो आऊं, थोड़ा सा काम है, अभी आता हूँ लौटकर। फिर शशि की ओर उन्मुख होकर, वे यहीं ठहरेंगे, इन्हें जाने नहीं देना, जैसे भी हो राजी कर लेना। शेखर को बिना कुछ कहने का मौका दिए रामेश्वर नीचे उतर गया। 5-7 दीर्घ सेकंडों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर शशि ने पूछा, कहाँ रहोगे? शेखर जानता था कि शशि के यहाँ वह नहीं रहेगा, पर शशि उसे कहेगी भी नहीं, पति के कहने के बाद समर्थन में भी नहीं। यह उसे कुछ विचित्र लगा, पर निराशा को छिपाने के लिए वह जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ झूठ आविष्कार करने के लिए बोला, सोचता हूँ हॉस्टल ही जाऊंगा, कॉलेज का पता करूंगा कि पढ़ाई आगे चलेगी कि नहीं, नहीं तो और कुछ सोचना होगा। घर नहीं जाओगे? माताजी बीमार है। अच्छा, पर मैं अभी तो नहीं जाऊंगा। खाना खाओगे? नहीं, इच्छा नहीं है। थोड़ी देर मौन रहा, फिर शशि ने पूछा, जेल कैसा लगा? शेखर को अचानक उत्तर नहीं सूझा, बोला, क्यों? बहुत से लोग जेल काट कर खट्टे हो जाते हैं, उनका किसी में विश्वास नहीं रहता, तुम तो वैसे नहीं हो गए। मदन सिंह का चित्र शेखर की अंतर्दृष्टि के आगे दौड़ गया। नहीं, मैंने जेल में बहुत कुछ सीखा है, काफी कड़वा, पर शायद कड़वा नहीं हुआ हूँ। शशि ने भरपूर दृष्टि से शेखर की आंखों की ओर देखा। उसकी दृष्टि में आश्वासन और संतोष देखकर शेखर को अच्छा लगा। शशि के इस विचित्र व्यवहार से जो रूखापन उसके प्राणों में समा रहा था, वह कुछ स्निग्ध हो गया। अब जल्दी जल्दी कुछ निश्चय कर डालो कि क्या करोगे, यूं ही भटकना अच्छा नहीं है। अब की जब आओगे तो मैं पूछूंगी कि क्या निश्चय किया है। अब की क्यों, कल तो आओगे ना? वह भी तो कह गए हैं। शेखर ने चौंकर शशि की ओर देखा। शशि की बात में जो एक रहस्यमय अंतर्ध्वनि है, वह क्या है? उसने एकाएक जाना कि आरंभ में ही शशि ने कितनी बातें की हैं। प्रत्येक की ध्वनि के नीचे एक गहरा और विशालतर अर्थ है। पर क्यों? उसका ध्यान रामेश्वर की बातों की ओर गया। उसकी बातों में भी कुछ था जो उसके विचार रुक गए, पर वह निर्मम होकर उन्हें आगे धकेलने लगा, उनके प्रत्याक्रमण से तिलमिला गया। यहाँ कुछ है जो रहस्यमय है, जिसके रामेश्वर और शशि साथी हैं, मैं उसमें गैर हूँ। क्या है वह? क्या यही बात है कि पति पत्नी संबंध के कारण उनमें एक गहरी आत्मीयता है, जिसको गहरी ही रहना चाहिए, क्योंकि वह आत्मीयता है और जिसे उघाड़ कर देखना चाहना पाप है। पर वह आत्मीयता ही तो प्यार की होती है, और प्यार में आनंद मिलता है। क्या शशि सुखी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि शशि और रामेश्वर के और मेरे बीच में जो अनविच्छेद पर्दा खड़ा हो गया है, वह वही पर्दा है जिसके पीछे आनंद भोगने वाला व्यक्ति जा छिपता है। आनंद एक झिल्ली की तरह है, जिसमें व्यक्ति सिमटकर बंद हो जाता है और दूसरों से पृथक हो जाता है। अपना जीवन दूसरों के लिए देकर भी वह दूसरों से मिलता नहीं, उनसे अलग रहता है। क्या यही दूरी शशि ने पाई है? नहीं, शशि मेरे जीवन से बाहर चली गई है, सुख के कारण नहीं। वैसे ही हम लोग अपरिचित हो गए हैं। अब नया जो परिचय होगा वह रामेश्वर की मार्फत होगा, और रामेश्वर में और मुझ में साम्य क्या है? मेरे व्यसन अलग हैं, और शील तो मुझ में है ही नहीं। शशि सुखी नहीं है, पर मैं यह जानने वाला कोई नहीं हूं कि उसे क्या दुख है। मैं गैर जो ठहरा। क्या सोच रहे हो? शेखर ने सकपका कर कहा, कुछ नहीं, यूं ही, अब चलूंगा। वह उठ खड़ा हुआ। एक भीषण उत्साह उसके मन में उमड़ रहा था, जिसके कारण वह वहां ठहरना नहीं चाहता था। शशि ने कहा, बैठो अभी, पर फिर उसके मुख की ओर देखकर चुपचाप उठ खड़ी हुई। शेखर के साथ साथ वह सीढ़ियों के ऊपर वाले द्वार तक गई।
वहां पहुंचकर शेखर ने कुछ रुककर उसकी ओर मुड़कर कहा, अच्छा तो अब चलता हूं। सहसा शशि ने पूछा, देख लिया मेरा घर? तब एकाएक बाढ़ सी में शेखर ने देखा कि अगर कहीं दुराव है तो वह शशि का बनाया हुआ नहीं है, और अपनी कुड़हन की संपूर्ण तुच्छता का अनुभव करते हुए निश्चल स्नेह भरे सहज अपनेपन के साथ उसने कहा, देख लिया शशि, बहुत कुछ देख लिया। और नीचे उतर गया। पीछे प्रश्न आया, कब आओगे? पर इस प्रश्न करने वाले को वह जानता था और इस अपनेपन के नाते समझता था कि यह प्रश्न जिज्ञासा नहीं है, केवल सूचना है कि वह प्रतीक्षा करेगी। यह सब निरुद्देश्य आवेग लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? अब जल्दी जल्दी कुछ निश्चय कर डालो ना कि क्या करोगे। मैं क्या निश्चय करूं? मैंने आगे कौन से निश्चय किए हैं, या किए हैं तो कौन से निश्चय का अनुसरण संभव हो सका है? क्या जीवन की अबाध गति ही मुझे लहर पर के उतारते हुए टीन के खाली डिब्बे की तरह इधर उधर नहीं पटकती रही? कहीं पत्थर से टकरा गया तो खन्न से गूंज उठा, पर वह गूंज प्राणों के विद्रोह की थोड़ी ही थी कि वह केवल आंतरिक शून्य की खोखल में भरी हुई वायु की ही थी। कभी ऊंचा उठा और कभी नीचे धंसा, वह भी अपनी अंतःशक्ति के सहारे नहीं, बहती लहर में प्रवहमान प्रेरणा के कारण। शक्ति के नाम पर मेरे पास क्या रहा है? एक आंतरिक खोखलापन, जिसके कारण मैं तैरता गया हूँ, डूबा नहीं। क्या इसी संबल के सहारे जीवन का युद्ध लड़ा जाता है? क्या यही है वह पाथेय जिससे कर्म का कंटीला पथ, कविता, स्नपक, शब्दाडंबर? किंतु इस दिशा में सोचने से कुछ सिद्ध नहीं होता। हो सकता है कि जीवन की लहर के प्रति अर्पित हो जाना ही सबसे बड़ा काम हो, पर यह मेरे स्वभाव के साथ तो नहीं चलता। या यही सही कि अभी इतनी मार नहीं खाई है कि वह सिद्धि स्वीकारे जान पड़े। अभी संघर्ष बाकी है, जिसमें मैं अपने को प्रेरक मानता रहूं, चाहे भ्रमवश। अहंकार तो अहंकार ही सही, पर जब तक अहंकार अघा न जाए तब तक निष्काम आएगा कैसे, या सच्चा वह कैसे होगा? अब की बार आओगे तो पूछूंगी कि क्या निश्चय किया है। सड़कों पर भटकते हुए शेखर ने आकाश की ओर देखा। शहर की जिस धूल ने उड़ उड़कर शहर की बत्तियों की ज्योति फीकी कर दी थी, वह आकाश में भी छाई हुई थी। शेखर ने सोचा कि जेल के तारे शहरों के तारों की अपेक्षा निर्मलतर होते हैं, और मन ही मन मुस्कुरा दिया। फिर उसे बाबा मदन सिंह की याद आई और निश्चय वाला प्रश्न फिर सामने आ गया, क्या करूं मैं? अपने भीतर जो सत्य तुमने पाया है वह दूसरों को दे सकते हो? शेखर को जान पड़ा कि यह बाबा का ही स्वर है। वह विस्मित नहीं हुआ, क्योंकि उसके विचारों पर बाबा की जो गहरी छाप पड़ी हुई थी उसे वह जानता था। वह मानो बाबा के इस कल्पित स्वर से ही बातचीत करने लगा। तो क्या यह जीवन का उद्देश्य हो सकता है? पर मैंने सत्य कहाँ पाया है? मैंने तो संदेह ही संदेह पाए हैं। वही सही, कोई भूतपूर्व सत्य अब असंदिग्ध नहीं रहा है। यह भी एक नकारात्मक सत्य है, पर नकारात्मक सत्य के सहारे। शेखर, अपने भीतर कुरेद कर देखो, क्या कोई घटनात्मक राशि, कोई विश्वास वहां नहीं है? केवल ऋण ही ऋण है। विश्वास, दर्द से भी बड़ा विश्वास शायद हो। अपने में विश्वास यानी अहंकार। क्या यह उद्देश्य हो? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता जो तुम कर सकते हो? अपने लिए नहीं, अपने से बड़ी इकाई के लिए, अर्थात कोई भी काम जो तुम्हारा नाता तुमसे बड़ी किसी चीज से जोड़े। जब अहंकार है तब मुझसे बड़ा क्या, मैं ही तो बड़ी चीज हुआ ना। टालो मत, तुम जानते हो कि तुम बच रहे हो, जानते हो कि अपने से बड़ी वस्तु की झांकी तुमने पाई है। सभी बातें हैं। शेखर ने एक बार फिर आकाश की ओर देखा। वातावरण वैसा ही धूल भरा था, पर आकाश का रंग कुछ और गहरा हो गया था, इसलिए तारे कुछ कम धूमिल दिख रहे थे। एक तारे के टिमटिमाने में शेखर को ऐसा भी लगा कि वह 2-3 रंगों में चमकता है, और रंग कुछ पहचाने भी जाते हैं, नीला, लाल, श्वेत। उसे याद आया कि रात किसी के यहाँ काटनी है, तो अब उस किसी को अपनी आसन्नता की सूचना देनी चाहिए। वह हॉस्टल की ओर चला, जहाँ कम से कम एक लड़का ऐसा था जिसके यहाँ वह जा सके। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पाठ पसंद आ रहा है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।